हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है बाल विकास। आज हम बाल विकास के 50 एमसीक्यू हल करेंगे और उन सभी एमसीक्यू के विकल्पों के बारे में डिटेल से भी जानेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। समाज, संस्कृति, ट्यूशन या फिर मीडिया। दोस्तों, बच्चे मीडिया में, समाज में और संस्कृति में लिंग द्वारा पहचाने जाते हैं। इन सभी में उनकी गिनती या तो पुरुष लिंग के रूप में होती है या फिर स्त्री लिंग के रूप में होती है। लेकिन जब वे ट्यूशन जाते हैं या फिर विद्यालय जाते हैं, वहाँ पर उनकी गिनती सिर्फ विद्यार्थी के रूप में होती है, छात्र के रूप में होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ट्यूशन। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते, वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की सीखने की जरूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षक रणनीति का चयन करने में। आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल की पूर्ति करने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो दोस्तों, शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है, ये साथ साथ चलता है, ठीक है ना, या फिर अधिगम के दौरान कह सकते हैं। ये अधिगम के दौरान यानी अधिगम के साथ साथ चलता है। जबकि दोस्तों, सीखने का मूल्यांकन क्या होता है, सीखने का मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो सार्वजनिक हो जाता है, ठीक है ना, जो सार्वजनिक हो जाता है और परिणाम प्रतीकों या फिर चिन्ह के रूप में इस तरह आता है कि छात्र कितना सीखा या कितना अच्छा सीख रहे हैं उसका उससे जो है उस बात का पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित है। दोस्तों, है ना, चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। दोस्तों देखो, सतत मूल्यांकन होता क्या है। सतत मूल्यांकन होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। सतत मूल्यांकन पूरे साल के दौरान जो है निरंतर चलता रहता है, जिसको हम यूनिट टेस्ट बोलते हैं, है ना। हर 10 दिन में, 15 दिन में जो यूनिट टेस्ट होते हैं आजकल बच्चों के, उसको ही सतत मूल्यांकन कहा गया है और ये लगातार पूरे वर्ष के दौरान चलता रहता है। जबकि व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसमें बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है और अंत में लिया जाता है, साल के अंत में किया जाता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित कौन सा गलत है या कौन सा नहीं है, हमको नेगेटिव ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ठीक है ना। यही सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा।
तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। दोस्तों समावेशी शिक्षा होती क्या है? देखो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी तरह के बच्चों को एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ाना। अब देखो जैसे कोई बच्चा मंदबुद्धि है, कोई सामान्य है बुद्धि वाला है, कोई बच्चा प्रगतिशील है, ठीक है ना, प्रतिभाशाली बच्चा है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि है, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, तो इन सभी बच्चों को एक साथ बिना भेदभाव के पढ़ाना, या कोई बच्चा जो है किसी बच्चे को देखने से संबंधित कठिनाई महसूस हो रही है, किसी बच्चे को सुनने से संबंधित कठिनाई महसूस हो रही है, ठीक है ना, या फिर किसी भी विकलांगता के कारण अधिगम में बच्चे को कठिनाई महसूस हो रही है, तो इन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, एक ही कक्षा में पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। रिक्त स्थान, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों मैंने भी बताया था समावेशी शिक्षा के बारे में, है ना। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ पर मंदबुद्धि बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे या फिर दृष्टिबाधित बच्चे, श्रव्य बाधित बच्चे और कोई भी विकलांगता के कारण जिसको बच्चे को अधिगम में सीखने के दौरान या कठिनाई महसूस हो रही हो, है ना, ये सभी बच्चे एक कक्षा में ही समान रूप से शिक्षा पा सके, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों के बच्चों को बढ़ावा दे, नहीं दोस्तों। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, नहीं दोस्तों। देखो होता क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता या सांस्कृतिक विभिन्नता होती क्या है, ये होता है कि कभी भी दो बच्चे या कभी भी इस पूरे विश्व में दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। इसी अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, बच्चों का एक गुण है, बच्चों का क्या, ये सभी व्यक्तियों का एक जो है गुण होता है और महत्वपूर्ण गुण होता है, तो इसकी अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यह संप्रेक्षित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, बिल्कुल। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। दोस्तों तुलना करने से बच्चे में हीन भावना आ जाती है। कभी भी एक शिक्षक को जो है, एक तो जो बच्चा क्लास में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अच्छे अंक ला रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, और एक बच्चा है कि कक्षा में जो है सामान्य नंबर ला रहा है या फिर कम नंबर ला रहा है, तो कभी भी बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे में हीन भावना आ जाती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक शिक्षक को चाहिए कि वह संप्रेक्षित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। एक शिक्षक को सभी की मातृभाषा का और सभी बच्चों की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वह पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। दोस्तों तथ्यों को याद करना, रट्टा मारना, है ना, कंठस्थ करना, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो तो वो हमारा नेगेटिव होता है। वह सामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, नहीं दोस्तों। वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, नहीं दोस्तों। बच्चे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता शिक्षक द्वारा। शिक्षक का काम होता है बच्चे का मार्गदर्शन करना, ठीक है ना। शिक्षक की एक भूमिका होती है बच्चों के प्रति सुगमकर्ता की। तो दोस्तों बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब बच्चों की स्वयं से रुचि हो सीखने के लिए, बच्चे स्वयं से अभिप्रेरित हों, ठीक है ना। और वे किस तरह से होते हैं, देखो कोई बच्चा सक्रिय रूप से जो है किसी भी गतिविधि में भाग लेता है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव एकदम। तो बच्चे एक्टिव तब होते हैं जब उसकी उस काम में रुचि होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं दोस्तों, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों देखो ये 3 ऑप्शन जो है हमारे बिल्कुल सेम है ना। और ऐसे ऑप्शन जो 2 ऑप्शन, कम से कम 2 ऑप्शन सेम अर्थ दे रहे हो, तो यहाँ देखो हतोत्साहित का मतलब यही होता है बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए जो है हतोत्साहित करना, मतलब रोकना,
बच्चे को प्रश्न ना पूछने देना और पूछने से रोकना प्रश्न। देखो ये दोनों ऑप्शन एक है, और पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन भी एक है ना। तो दोस्तों इस तरह के ऑप्शन जब आपको लगे कि दो ऑप्शनों का अर्थ या तीन ऑप्शन का अर्थ एक है, तो वे तीनों या दोनों ऑप्शन ही गलत होंगे, ठीक है ना। कभी भी दो ऑप्शन राइट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों बच्चा अगर कक्षा में टीचर से प्रश्न पूछ रहा है बीच बीच में अधिगम के दौरान, तो इसका मतलब ये नहीं है वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है या शिक्षक को डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है अभिप्रेरित है सीखने के लिए, इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहा है कक्षा में, ठीक है। अभिप्रेरित है और उसकी रुचि है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड। दोस्तों किसी भी बच्चे को मारना, पीटना, उसकी कंप्लेन करना, कक्षा से बाहर निकाल देना, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो वो हमेशा नेगेटिव होता है। बच्चे को कभी भी डांटना या मारना नहीं चाहिए, ठीक है। भले ही बच्चा कक्षा में फेल हो रहा है, कम अंक ला रहा है, कम नंबर ला रहा है, फिर भी एक शिक्षक को जो है बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, बल्कि अपने अंदर ये कमी ढूंढनी चाहिए कि ऐसी कौन सी कमी रही कि मैं बच्चे को सिखा नहीं पाया, है ना। कोई शिक्षण विधि जो है उस बच्चे के अनुसार मैंने यूज नहीं की, ठीक है ना। कभी भी बच्चा कक्षा में गलत नहीं होता है, गलत होती है व्यवस्था, शिक्षक, स्कूल, ठीक। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, बिल्कुल। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी बिल्कुल। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, गलत। दोस्तों मैंने बताया ना, तुलनात्मक मूल्यांकन हो या आकलन हो, तुलना करना, कभी भी दो बच्चों में तुलना करना बहुत नेगेटिव वर्ड होता है और हीन भावना आती है तुलना करने से बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा और तीसरा है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध करके, बिल्कुल। एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। दोस्तों अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। दोस्तों नहीं, देखो अगर आप छोटे छोटे कार्यों के लिए भी बच्चों को पुरस्कार देंगे तो बच्चे को क्या है, लालच हो जाएगी, फिर बच्चा स्वयं से मतलब अभिप्रेरित होकर नहीं पढ़ेगा, बच्चा पुरस्कार के लिए पढ़ेगा, गिफ्ट के लिए पढ़ेगा। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व देकर, दोस्तों ये भी नहीं होगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, दोस्तों दंड देना, मारना, पीटना, ये सब गलत ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। दोस्तों सबसे पहले जानिए समाजीकरण होता क्या है। देखो समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चे जो हैं सांस्कृतिक विशेषताओं को, है ना, सांस्कृतिक विशेषताओं को, समाज के नियम को, तौर तरीकों को अपने अंदर ढालते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। और ये कौन से नियम होते हैं? ये वांछनीय नियम होते हैं, मतलब अच्छे नियम होते हैं। कोई भी गलत नियम को स्वीकारना समाजीकरण नहीं कहलाता है ना। अच्छी आदत, अच्छा व्यवहार करना, समाज के अच्छे नियमों को के साथ अनुकूलन करना ही समाजीकरण कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं परिवार की। देखो परिवार क्या है? परिवार समाजीकरण करने की पहली संस्था है। क्या है? पहली संस्था, या फिर समाजीकरण को प्रभावित करने वाली जो पहली संस्था है, पहली एजेंसी है, वो है परिवार। कौन सी? पहली संस्था या सबसे पहला कारक जो है समाजीकरण को प्रभावित करने वाला, कौन सा है? परिवार है। और ये किस तरह का कारक है? ये अनौपचारिक कारक है, अनौपचारिक। परिवार पूरी जिंदगी प्रभावित करता है समाजीकरण को।
और दोस्तों सक्रिय है ना, सक्रिय कारक भी है। परिवार समाजीकरण को प्रभावित करने वाला सक्रिय कारक है, और सबसे पहला कारक है अनौपचारिक कारक है परिवार। इसके बाद आता है दोस्तों द्वितीय कारक या द्वितीय समाजीकरण की द्वितीय संस्था या द्वितीय एजेंसी कौन सी है, तो वह है विद्यालय और मीडिया। अब विद्यालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों विद्यालय क्या है? विद्यालय समाजीकरण को प्रभावित करने वाला औपचारिक कारक है। कौन सा? औपचारिक। जबकि परिवार क्या था? अनौपचारिक कारक है, और ये औपचारिक कारक। ठीक है, औपचारिक कारक है विद्यालय एवं मीडिया। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, विद्यालय एवं मीडिया। निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से गठित होता है? किशोर अवस्था एवं वयस्कता, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। दोस्तों सबसे पहले ये देखिए विकास क्या होता है। तो देखो विकास होता है किसी व्यक्ति में वह क्षमता जो उसमें पहले नहीं थी, अगर वही क्षमता आ जाए तो विकास कहलाता है। ठीक है ना, जो क्षमता व्यक्ति में नहीं थी और फिर वो क्षमता व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वह विकास कहलाता है। और अगर वह क्षमता बढ़ जाए, वही क्षमता बढ़ने लगे, तो वह वृद्धि कहलाती है। ठीक है, वृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु तक होती है, एक समय सीमा तक होती है। जबकि विकास क्या है? विकास पूरी उम्र निरंतर प्रक्रिया है विकास की। कैसी? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास पूरी जिंदगी होता रहता है, या फिर कुछ भी नया सीखना विकास कहलाता है। और दोस्तों हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए विकास क्या है? विकास पूरी जिंदगी चलता रहता है, निरंतर प्रक्रिया है विकास की। हमारा इसका यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। और दोस्तों एक चीज और देखो, शैशवावस्था के बारे में जानना। शैशवावस्था में क्या है? बालक के सर एवं मस्तिष्क, है ना, सर एवं मस्तिष्क का विकास जो है 90% तक हो जाता है। 90% तक मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों कोई भी ऐसा कथन हो जो मानकीकृत पाठ्यचर्या के अनुसार हो, मानकीकृत आकलन, मानकीकृत मूल्यांकन हो, है ना, या किसी चीज के कोई नियम तौर तरीके बनाए गए हो, तो वो ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। दोस्तों मजबूत कैसे करेगा? सकारात्मक चीज को। और रूढ़िबद्ध धारणा, रूढ़िबद्ध का मतलब होता है दोस्तों जैसे कोई धारणा बना ली जो हमारे जो है काफी समय से वो चलती आ रही है। जैसे अब लोग बाग क्या सोचते हैं कि लड़कियां चाहे होम साइंस में अच्छी होती हैं, मैथ में लड़के अच्छे होते हैं। ये क्या है? ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है जो पीछे से ही चली आ रही है। ठीक है ना, तो इसको कभी भी मजबूत नहीं करना चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। दोस्तों डर, मारना, पीटना, मैंने पहले ही कहा ये ऐसा हर ऑप्शन हमारा गलत होता है। ठीक है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। दोस्तों कभी भी बच्चे को जो है प्रेशर में नहीं लेना चाहिए। उसको लगातार अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा काम देना, गृह कार्य देना बिल्कुल गलत होता है। समस्याओं के हल हेतु स्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ राइट आंसर होगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों यहाँ बात हो रही है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ किसी बच्चे को अधिगम मतलब सीखना या सिखाना, अधिगम कहलाता है। तो उसमें जो है बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा है, तो छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना,
शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। दोस्तों बच्चा अधिगम में किसी कारण से भी कठिनाई महसूस कर सकता है, वो कोई भी कारण हो सकता हो उसको देखने में कठिनाई हो या सुनने में कठिनाई हो, ठीक है ना। तो इनका इस्तेमाल तो शिक्षक को करना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन सही होता है। रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी राइट होता है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनानी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन हमें जो है गलत ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, ये बिल्कुल जो है हमारा गलत है, और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, आकलन में या अधिगम के दौरान कभी भी जटिल संरचनाओं, जटिल अवधारणाएं, कठिन शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली, तकनीकी शब्दावली, इन सब का अगर इस्तेमाल होगा तो वो सब नेगेटिव होता है। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन होगा तो वो बिल्कुल गलत होगा। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता, अपसारित चिंतन। दोस्तों सृजनात्मकता क्या होती है या सृजनशीलता क्या होती है? तो दोस्तों कुछ भी नया करना, कुछ भी नया करना, नया विचार आना, कुछ भी नया करना या नया विचार आना, और किसी कार्य को पहले से कम समय में करना और उस कार्य को पहले से और भी बेहतर तरीके से करना सृजनात्मकता कहलाती है। और ये किसके साथ संबंधित होती है दोस्तों? ये अपसारी चिंतन के साथ संबंधित होती है। अपसारी चिंतन कैसा चिंतन होता है? ये एक अच्छा चिंतन होता है, और इसमें जो है खुले अंत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, या खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण और दोहराना, याद करना। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, या फिर पीछे पीछे बोलना। तो अनुकरण हुआ, याद करना हुआ, रट्टा मारना हुआ, ये हमारे ऑप्शन जो होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन होते हैं। और बिना विश्लेषण के कभी भी बच्चे का अवलोकन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, पहले बच्चे के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद अवलोकन करना चाहिए। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना मैंने बताया अभी बिल्कुल गलत हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये बिल्कुल राइट है ना। अध्यापन अधिगम का जो सबसे प्रभावशाली माध्यम है वो है संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? अल्प बोधगम्यता का, मतलब बच्चे में बुद्धि बहुत कम है। मानसिक क्षति, बच्चे को मानसिक क्षति हो रखी है, इसीलिए मतलब जो है इस तरह की हरकत करती है कि वो एक ही समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों का इस्तेमाल करती है। या फिर अपसारी सोच, अभिसारी सोच। दोस्तों मैंने अभी बताया ना सृजनशीलता क्या होती है या सृजनात्मकता क्या होती है। तो दोस्तों किसी भी समस्या को या किसी भी काम को पहले से कम समय में करना और बेहतर तरीके से करना। तो बच्चा एक ही तरकीब से तो उसको एक समय सीमा के अंदर नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है, बच्चा अब दूसरी तरकीब लगा के उसको उस काम को और भी बेहतर तरीके से कर रहा है ना, और भी कम समय में कर रहा है। तो ये क्या होती है? ये सृजनात्मकता कहलाती है। लेकिन ये किसके साथ संबंधित होती है? ये अपसारी सोच या अपसारी चिंतन के साथ संबंधित होती है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, अपसारी चिंतन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के तीसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया जो इनके नैतिक विकास के सिद्धांत थे उसके 3 स्तर हैं, 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं। 3 स्तर 6 चरण, और हर स्तर में 2 चरण होते हैं। ठीक है ना, 3 स्तर हैं, 6 चरण है नैतिक विकास के सिद्धांत के, और हर स्तर के अंदर जो है 2 चरण होते हैं। कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, दोस्तों ये किसका है? ये दूसरा स्तर है। ये दूसरा स्तर है
दूसरे स्तर का दूसरा चरण यानी चौथा चरण। फिर कह सकते हैं, मैंने बताया ना हर स्तर पर 2 चरण होते हैं, तो ये दूसरे स्तर का दूसरा चरण है। दूसरा चरण कौन सा? कानून और आदेश पालन अभिविन्यास। जबकि इसका पहला चरण कौन सा है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसका भी क्या है? स्तर तो इसका दूसरा है और पहला चरण है। आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास। दोस्तों ये क्या है? इसका स्तर पहला है। पहला स्तर इसको बोलते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर पूर्व नैतिक स्तर भी बोलते हैं, और पहले स्तर का पहला ही चरण है। पहले स्तर का पहला चरण। और सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास, ये क्या है? ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का तीसरा स्तर है और उसका दूसरा चरण है, यानी उसकी दूसरी अवस्था है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, असभ्य जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, अपने पर्यावरण को समझने की जिज्ञासा लिए हुए, निष्क्रिय प्राणी के रूप में। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, छोटे वयस्कों के रूप में। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्षर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? शैक्षिक असहायता, लेखन वैफल्य, पठन वैफल्य या फिर संलीनता विकार। दोस्तों देखो, हम लिखने की शुरुआत करने से पहले हम पढ़ना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। जब हम बोलते ही गलत हैं तो हम लिखते भी गलत हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, वो इनमें जो है पढ़ते पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, पठन वैफल्य। जबकि लेखन वैफल्य क्या है? ये डिस्ग्राफिया से संबंधित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। या लिखने से संबंधित किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो भी लेखन वैफल्य होगा। डिस्ग्राफिया। और दोस्तों पठन वैफल्य किससे है? डिसकैलकुलिया से। नहीं दोस्तों, डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से संबंधित जो विकार है वो है पठन वैफल्य। डिसग्राफिया से संबंधी विकार है लेखन वैफल्य। अगर आपसे पूछे डिसकैलकुलिया से संबंधित विकार है तो गणितीय अक्षमता। कोई बच्चा गणितीय संक्रिया में कमजोर है, जोड़ गुना भाग में, तो उसको क्या है? डिसकैलकुलिया। एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? निर्माणात्मक आकलन, मानकीकृत एवं स्वरूप आकलन। दोस्तों मैंने बताया ना, मानकीकृत नियम के अनुसार कुछ भी ऐसा ऑप्शन हो वो हमेशा गलत होता है। संकलनात्मक आकलन बिल्कुल गलत। दोस्तों ये कौन सा आकलन होता है? ये साल के अंत में लिया जाता है या सत्र के अंत में लिया जाता है और ये नंबरों पर आधारित होता है। ये सबसे घटिया आकलन कहलाता है। एक आयामी आकलन दोस्तों ये भी गलत। निर्माणात्मक आकलन ही हमारा राइट आंसर होगा। विकास के किस अनुक्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता से है? संवेगात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, सामाजिक अनुक्षेत्र या फिर शारीरिक अनुक्षेत्र। तो दोस्तों यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कमल पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास से एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा निकट दूरस्थ है, विकास क्रम यादृक्ष है। दोस्तों लगभग सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि जब सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करना सीखा उससे पहले उसने कमल पकड़ना या फिर कमल पकड़ने सीखने से पहले गिलास को पकड़ना, बोतल पकड़ना सीख लिया। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जब कोई बच्चा छोटा होता है ना, तो आपने देखा होगा अभी वो उंगलियों पर कंट्रोल नहीं कर पा सकता, ठीक है ना। अभी आप उसको कोई भी वस्तु देंगे तो वो उंगलियों से नहीं पकड़ता है, वो दोनों हाथों से पकड़ता है, ठीक है। ये विकास का एक क्रम होता है। दोस्तों विकास की दिशा निश्चित होती है।
विकास मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक भी होता है। विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास अमूर्त होता है, और विकास दोस्तों पूरी जिंदगी, संपूर्ण जीवन चलता है, ठीक है ना, या कुछ भी नया सीखना ही विकास कहलाता है। ठीक है, वृद्धि वृद्धि को दोस्तों क्या होता है, शारीरिक माना जाता है। विकास क्या है, विकास की प्रक्रिया अमूर्त होती है, ये किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे आपने मान लो कुछ गतिविधि सीखी, मान लो आपने फुटबॉल खेलना या आपने मार्शल आर्ट सीख लिए, तो दोस्तों अब वो किसी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, सीखा हुआ आपका दिखाई नहीं देता है, वो अंदर होता है। तो इसीलिए विकास को अमूर्त कहा जाता है कि विकास अमूर्त है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। विकास की दिशा शीर्षगामी है। विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में चलता है। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है, केवल अनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो दोस्तों विकास जो परिणाम होता है वो अनुवांशिकता का और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कारक प्राथमिक समाजीकरण का नहीं है, परिवार, अड़ोस पड़ोस, समवयस्क, सरकार। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा सरकार। बल्कि परिवार कैसा है, परिवार पहला पहला और सबसे मुख्य या सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक कारक है। ठीक है, परिवार क्या है, सबसे पहला कारक है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक है और अनौपचारिक कारक है, और दूसरा सक्रिय कारक भी है, सक्रिय कारक भी है। और अड़ोस पड़ोस भी प्राथमिकरण का समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। समवयस्क भी, समवयस्क होता है दोस्तों बच्चों के हम उम्र बच्चे, ठीक है। लेकिन सरकार क्या है, यहाँ सरकार द्वितीय कारक है समाजीकरण का, प्रथम कारक नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा, सरकार। हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लोरेंस कोहलबर्ग ने विकास की किन विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास। दोस्तों मैंने बताया अभी नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है, वो लोरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक विकास। दोस्तों नैतिक विकास में 3 स्तर होते हैं और 6 चरण, 3 स्तर 6 चरण। प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, 2 चरण होते हैं, हर स्तर पर 2 चरण है। यह धारणा कि बच्चों के आचरण को पुनर्बलक और दंडदाता द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि विकास प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है केवल अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो अनुवांशिकता से और ना ही वातावरण से। ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, केवल वातावरण से। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है, शीर्षगामी सिद्धांत, निकट दूरस्थ सिद्धांत, विकास क्रम की समरूपता, एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गामक और संज्ञानात्मक विकास रिक्त स्थान होता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो दोस्तों गामक और संज्ञानात्मक विकास किशोरावस्था तक होता है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किशोर अवस्था को तूफानी उम्र भी कहा गया है ना, तूफानी उम्र।
जीवन का सबसे कठिन काल। दोस्तों किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास बहुत तीव्र होता है। किसका? बुद्धि का। बुद्धि का विकास तीव्र होता है, मतलब बहुत तेज होता है। किशोर अवस्था को तूफान की उम्र, संघर्ष की अवस्था भी कहा गया है। तनाव व संघर्ष की अवस्था, तनाव व संघर्ष की अवस्था। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। ये सब किसके नाम है? ये सब किशोर अवस्था के अन्य नाम है। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विद्यालय, धर्म, परिवार, समुदाय। तो दोस्तों मैंने बताया प्राथमिक समाजीकरण की जो पहली संस्था होती है वो होती है परिवार। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, परिवार। परिवार पहला, सबसे मुख्य, सक्रिय, अनौपचारिक कारक है। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, या फिर भाषा और चिंतन दोनों जन्मजात धारणाएं हैं। दोस्तों भाषा और चिंतन के संदर्भ में जो जीन पियाजे ने कहा है वो कहा है चिंतन। चिंतन का मतलब होता है दोस्तों विचार। चिंतन का मतलब होता है विचार। तो विचार भाषा का निर्धारण करता है या फिर चिंतन भाषा का निर्धारण करता है? क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार विचार पहले है, भाषा बाद में है। जब तक हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम उस विचार की अभिव्यक्ति भाषा से कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है कि विचारों का पहले मस्तिष्क में आना जरूरी है। पहले विचार आएगा, फिर भाषा के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति की जाएगी। ठीक है, विचार पहले है, चिंतन बाद में। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। अगर यहाँ पे जीन पियाजे से अलग वाइगोत्स्की महोदय के बारे में पूछा जाता है ना, वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की के लिए पूछा जाता तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा है भाषा पहले है, चिंतन बाद में। ठीक है, भाषा पहले है, चिंतन बाद में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट होता। लेकिन यहाँ जीन पियाजे के बारे में पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर होगा। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता, परिपक्वता। तो दोस्तों यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीयता। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल वाले छात्रों का इस्तेमाल अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन में करवाती है। यह वह किस सिद्धांतिक प्रारूप का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद? दोस्तों नहीं, अगर लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत होता तो वो अंतःक्रिया के माध्यम से होता। अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से बातचीत के दौरान, पर यहाँ भी यही हो रहा है शायद। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही। देखो कहीं पर भी बच्चों की सहायता की जा रही है, उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है या उनको हिंट्स दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, तो ये किसके अनुसार होगा? ये लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार होगा। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का मानना है बच्चे अपने समवयस्कों से, मतलब अपने हम उम्र के बच्चों से अंतःक्रिया करके ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। अंतःक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे के साथ किसी समस्या पर चर्चा करनी, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद।
लेवाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। तो दोस्तों वाइगोस्की ने समाज पर, संस्कृति पर बहुत ज्यादा बल दिया है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, भाषा और संस्कृति। वाइगोस्की के 3 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, भाषा का सिद्धांत। जब छात्र एक व्यवहार का अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? दोस्तों अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। किसी भी चीज के, व्यक्ति के, वस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को अवलोकन कहा जाता है या आकलन कहा जाता है। मॉडल क्रियाओं को याद रखना, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, मॉडल के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। तो दोस्तों यहां होगा मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। देखो बच्चे ने क्या करा, अपने व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि जैसे बच्चे को क्रिकेट खेलना सीखना है तो बच्चा क्या करेगा, उसमें से अपना हीरो चुनेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर को चुन लिया, ठीक है। अब वो सचिन तेंदुलकर को मॉडल मानकर आगे का ज्ञान अर्जित करेगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। इसका पहला चरण ही यह होता है कि मॉडल पर ध्यान केंद्रित करा जाए, फिर उसकी जो गतिविधि है उनको अपनाया जाए, अपने व्यवहार में ढाला जाए। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कमजोर और तेज छात्रों की पहचान कर सकती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, कभी भी बच्चों को कमजोर और तेज छात्रों में मतलब जो है तुलना नहीं करनी चाहिए, उनको वर्गों में नहीं बांटना चाहिए। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को वह समझ सकती है। बिल्कुल, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। गलत दोस्तों, कभी भी बच्चों की कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। कभी भी बच्चों को श्रेणीबद्ध, पृथक या वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। क्योंकि त्रुटि क्या होता है दोस्तों, त्रुटि से ही बच्चे प्रयास कर कर सीखते हैं ना। एक सिद्धांत है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। पहले बच्चे गलती करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर प्रयास करते हैं। एक समय आता है कि बच्चे गलतियां करना बंद कर देते हैं, है ना। तो यही कहलाता है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। अगर कोई बच्चा अधिगम के दौरान त्रुटि कर रहा है तो वो नेगेटिव मत लेना उसको कि बच्चा ज्यादा गलती कर रहा है, ये मंदबुद्धि है। नहीं दोस्तों, बच्चे का त्रुटि करना आपको ये जाहिर कर रहा है कि बच्चा सीखने के लिए अभिप्रेरित है, बच्चा सीखना चाह रहा है। बस उससे जो है कुछ गलतियां हो रही हैं, और गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि बच्चा सीखना चाह रहा है। देखो जो बच्चा सीखना नहीं चाहेगा वो करेगा ही क्यों, फिर उसको गलती करने का भी क्या मतलब, है ना। वो गलती भी नहीं करेगा, सही भी नहीं करेगा। लेकिन जो बच्चा सीखना चाह रहा है वो गलतियां करेगा, धीरे धीरे उसकी गलतियों में सुधार होगा और एक समय में वो सीख जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान होना चाहिए विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। दोस्तों पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, अगर यहाँ होता बाल केंद्रित, ठीक है ना, बाल केंद्रित होता तो यहाँ राइट आंसर हो जाता। पाठ्य पुस्तक भी बच्चों के अनुसार होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षण पद्धति, पूरी की पूरी शिक्षण पद्धति जो होनी चाहिए वो बच्चों के अनुसार होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ जो होगा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 भी बोलते हैं इसको, के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, प्रयोगात्मक।
ताकि बच्चे खुद प्रयोग करके सीखें, ठीक है ना, खुद गतिविधि करें और फिर किसी ज्ञान को अर्जित करें। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो यहां हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा किशोरावस्था। निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। दोस्तों स्थूल गामक कौशल, इसको ग्रास मोटर भी बोलते हैं ना, क्या? ग्रास मोटर। इसको ग्रास मोटर भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें मांसपेशियों के कार्य कर, जो मांसपेशियां कार्य करती हैं तो उसको ही स्थूल गामक कौशल बोलते हैं। जैसे कि इस कौशल में होता क्या है, चलने में या संतुलन बनाने में, दौड़ने और रेंगने जैसे कार्यों को करने के लिए बड़े मांसपेशी समूह के उपयोग की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जैसे चलना, दौड़ना, रेंगना, इसके अलावा दोस्तों रेंगना भी है, संतुलन बनाना, ये सब क्या है? ये सब स्थूल गामक कौशल है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, चलना और दौड़ना। समाजीकरण की प्रथम संस्था है परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। दोस्तों मैंने बताया परिवार जो है समाजीकरण की प्रथम संस्था है, सबसे मुख्य संस्था है, सक्रिय कारक है और अनौपचारिक कारक है। जबकि स्कूल क्या है दोस्तों? स्कूल औपचारिक कारक है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा परिवार। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण या फिर वर्गीकरण। तो दोस्तों यह सोच क्या दर्शाती है? यह जीववादी सोच दर्शाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है, कार में, गुड़िया में जीवन है, वो भी मेरी की तरह हंसती बोलती हैं, खेलते हैं, ठीक है। इस सोच को क्या बोलते हैं? जीववादी सोच बोलते हैं। सीटेट में पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि अनु क्या करती है? सूर्य के साथ साथ चल रही है और कह रही है देखो सूर्य मेरे साथ साथ चल रहा है। तो ये कौन सी सोच है? तो दोस्तों ये भी जीववादी सोच होगी, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जीववादी सोच। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पाढ़, पुनर्बलक, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व। दोस्तों इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है ना। ये किसका सिद्धांत है? ये लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है। पाढ़, पाढ़ होता क्या है दोस्तों? जब बच्चे को जरूरत पड़ने पर संकेत दिया जाए या उसकी मदद कर दी जाए, उसको हिंट्स दे दिया जाए, तो ये किसका उदाहरण होता है? ये पाढ़ का उदाहरण होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, पाढ़। दोस्तों पाढ़ को क्या बोलते हैं? और इसके फोल्डिंग भी बोलते हैं पाढ़ को, इसके फोल्डिंग या फिर ढांचा, ढांचा निर्माण, पाइट, मचान, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब पाढ़ के उदाहरण है ना। इसमें होता क्या है दोस्तों, समस्या समाधान के द्वारा किसी वयस्क के द्वारा दी गई मदद को क्या कहते हैं? पाढ़ कहते हैं या इसके फोल्डिंग कहते हैं। और ये मदद कब दी जाती है दोस्तों? ये मदद शुरू में दी जाती है, यानी शुरुआत में दी जाती है। ये मदद शुरुआत में दी जाती है। और यह सहायता कैसी होती है? यह सहायता स्थायी नहीं, सॉरी, अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब समय के साथ साथ इस सहायता की मात्रा घटती जाती है। यदि भी विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति का अनुक्रम का अध्ययन करता है? नैतिक विकास, भाषा विकास,
शारीरिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों यह नाम से ही पता चल रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, संवेगात्मक विकास। ठीक है, जो दूसरों की भावनाओं को समझे, या भावना होती क्या है दोस्तों, भावना हमारे संवेगों से उत्पन्न होती है। ठीक है ना, क्रोध, प्यार, घृणा, करुणा, ये सब क्या है, ये सब हमारी भावना है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, संवेगात्मक विकास। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती हैं? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत। दोस्तों निरंतरता के सिद्धांत में होता क्या है दोस्तों सॉरी, विकास निरंतर चलता है, यानी विकास की प्रक्रिया क्या है, ये पूरे जीवन तक चलती रहती है। ठीक है, जब तक जीवन होता है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, इसीलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत बोलता है। निरंतरता का सिद्धांत, इसकी डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं मैं। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, इसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अब आता है दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस सिद्धांत को संपूर्ण से बारीकी और का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, देखो एकीकरण का सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है, तो पहले क्या करता है, बच्चा पूरे शरीर पर नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों पर, पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद वो अपनी उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है, इसीलिए इसको एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ ये बात हो रही है, यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती हैं। तो ये क्या होता है, ये एकीकरण का सिद्धांत ही कहा जाता है। ठीक है ना, या एकीकरण का सिद्धांत ही कहलाया जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, एकीकरण का सिद्धांत। अब आता है शीर्षगामी सिद्धांत। दोस्तों शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब होता है कि विकास जो होता है, शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों विकास की दिशा, विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ऊपर से नीचे, या फिर सिर से एड़ी तक, एड़ी की तरफ चलता है, इसको बोलते हैं शीर्षगामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियां, अनुवांशिक बनावट। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है दोस्तों वो है स्कूली माहौल। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, स्कूली माहौल। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें रिक्त स्थान की आवश्यकता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, प्रतिवर्ती चिंतन, निष्क्रिय अनुसरण, वस्तु स्थायित्व। दोस्तों वस्तु स्थायित्व क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि बच्चों को पता होता है कि वस्तु उसके आसपास ही है। अब देखो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ 7 से 11 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वस्तु स्थायित्व जो लक्षण है वो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पहले चरण का, जिसको संवेदीगामक अवस्था बोलते हैं। ठीक है ना, उसका चरण, उसकी विशेषता है वस्तु स्थायित्व। तो इसमें क्या होता है, अगर बच्चे के हाथ से कोई खिलौना गिर जाए या दूध की बोतल गिर जाए तो बच्चा हाथ पांव मारता है, बच्चे को लगता है कि दूध की बोतल या खिलौना मेरे आसपास ही है, इसी को वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, प्रतिवर्ती चिंतन। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीगामक अवस्था दोस्तों ये सबसे पहली अवस्था होती है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, जो होती है 0 से 2 वर्ष तक। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक।
फिर आती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 वर्ष तक। फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था होती है 11 वर्ष से 15 या 16 भी कह सकते हैं, 15 या 16 वर्ष तक। अब दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगाओ, है ना, कौन बच्चा अमूर्त चिंतन कब कर सकता है, ठीक है ना, कब कर सकता है। 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा चिंतन कर सकता है, वो भी अमूर्त? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में भी बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। हाँ, 7 से 11 वर्ष के बीच में अमूर्त चिंतन की शुरुआत जरूर हो जाती है, लेकिन अमूर्त चिंतन में परिपक्वता प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि 11 वर्ष से 15 या 16 वर्ष का बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।